आज हम जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किडनी जो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी पे, जो कि हमारे बॉडी पे हर एक वेस्ट प्रोडक्ट को, हर एक टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, हमारे बॉडी से निकालने के लिए, हमारे पूरे बॉडी को फिल्टर करने के लिए मदद करते हैं ये किडनी। ये किडनी दिस इज नोन एज कि हमारे बॉडी में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इज किडनी। और किडनी में मेनली जो होते हैं हमारे बॉडी में मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन, अगर हम मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन की बात करते हैं हमारी बॉडी में, सो दैट इज किडनी। किडनी का अगर हम बात करते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, सो दैट इज वेरी स्मॉल साइज टू स्मॉल शेप्ड ऑर्गन, जो कि राजमा बीन जो होते हैं ना, तो वो राजमा बीन के शेप में आते हैं ये किडनी। और ये कहाँ पे रहते हैं? हमारे बैक साइड पे, हाँ, हमारे कमर के जो पीछे वाला हमारा जो हिस्सा है, हमारे बॉडी के बैक साइड पे कमर के आसपास वो किडनी रहता है। किडनी में ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, मेनली किडनी का मेजर फंक्शन है हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं, हमारे जो भी खाना हम खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो जनरेट होते हैं, उसको बॉडी से निकालना, ये सारी चीज़ हमारे किडनी में फिल्टर आउट होते हैं। इनफैक्ट जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, हम बताते हैं ना कि हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एक्चुअली ये साइड इफेक्ट्स क्या है कि जो कुछ भी मेडिसिन हो या फिर पोल्यूटेड वाटर होते हैं, तो उसमें कुछ हेवी मेटल्स रहता है। ठीक है, तो वो हेवी मेटल्स भी हमारे बॉडी से किडनी के थ्रू निकल जाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी की हमारे पूरे बॉडी को ठीक रखने के लिए, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए किडनी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, इस किडनी में जैसे मैंने बताया कि ये जो फंक्शंस होते हैं किडनी का, तो अगर हम किडनी का जो शेप है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है किडनी का, उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पहले हम यूरिनरी ब्लडर के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। हमारे यूरिनरी ब्लडर क्या है, जो कि हमारे यूरिन स्टोर होते हैं यूरिनरी ब्लडर पे, और यहाँ पे यूरेटर रहते हैं। तो ये यूरेटर कहाँ से आते हैं? किडनी से कनेक्टेड होते हैं। किडनी पे जो ये हमारे राइट किडनी है और ये है हमारे लेफ्ट किडनी, तो हमारे राइट साइड पे रहते हैं राइट किडनी एंड लेफ्ट साइड इज फॉर लेफ्ट किडनी। तो ये किडनी पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन फिल्ट्रेशन फैक्टर फॉर योर बॉडी, दैट इज नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन एक किडनी में लगभग 10 लाखों से भी ज्यादा नेफ्रॉन रह सकते हैं। और ये नेफ्रॉन एक्चुअली क्या करते हैं? हमारे बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन जब होते हैं, तो यूरिन प्रोडक्शन के साथ साथ ये जो यूरिनरी ब्लडर है, ये यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो हमारे ये यूरिनरी ब्लडर पे आके जमा होते हैं। ठीक है, जब जमा होते हैं ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर इज बेसिकली टू स्टोर योर यूरिन। जब यूरिनरी ब्लडर पे ये यूरिन आके जमा होते हैं, तब यहाँ पे रहते हैं हमारे स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर मसल रहते हैं। वो स्फिंक्टर मसल पे जब प्रेशर आते हैं, उस वाटर का या फिर जो यूरिन का जब प्रेशर आते हैं यूरिनरी स्फिंक्टर पे, तब वो हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली द normal mechanism, the normal excretory mechanism of your body, of your excretory system. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होते हैं? और एक बात, ये जो यूरिन सिक्रेशन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट तो हमारे बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है। सेकेंड इम्पोर्टेंस होते हैं कि ये हमारे बॉडी में
जो वाटर बैलेंस है इसको मेंटेन करते हैं। हमारे बॉडी में पॉजिटिव वाटर बैलेंस और नेगेटिव वाटर बैलेंस होने नहीं देते हैं। ये हमारे बॉडी वाटर बैलेंस का जो इक्विलिब्रियम स्टेज होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे वाटर बैलेंस जितना मेंटेन रहेगा उतना ही हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल पे रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होते हैं कि जब कुछ सिचुएशन पे हमारे किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन पे हमारे किडनी पे कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये डिसऑर्डर्स क्या है? बेसिकली अगर हम किडनी डिजीज के बारे में बात करते हैं तो किडनी डिजीज इज समथिंग दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, और दैट कैन नॉट बी क्योर्ड टू सम एक्सटेंट। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंटली और सबसे इनिशियल जो प्रॉब्लम होते हैं किडनी में, दैट इज द किडनी स्टोन। ओके, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आते हैं किडनी में दैट इज किडनी स्टोन। ओके, ये किडनी स्टोन को ना और भी बहुत सारे नाम पे भी जाना जाते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन को हम बोलते हैं, ये स्टोन को कहा जाता है कैल्क्यूली। ओके, और किडनी को बोला जाते हैं रेनल। तो इसका मतलब क्या है? किडनी स्टोन और रेनल कैल्क्यूली बोथ आर सेम। ठीक है, किडनी स्टोन, रेनल का मतलब ही है किडनी। रेनल के साथ जो भी कुछ है उसको किडनी में ही, किडनी के साथ वो रिलेटेड है। आप देखेंगे कि जो डॉक्टर, जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाते हैं रेनल डॉक्टर, या फिर किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर में जो डाइट सजेस्ट किया जाते हैं उसको कहते हैं रेनल डाइट। डॉक्टर को कहा जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो के साथ भी किडनी का रिलेशन है, इसीलिए इसको कहा जाते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। जब हम लीवर डिजीज पढ़ रहे थे तब आई होप आपको याद है कि उसमें जब हम गॉल स्टोन पढ़ रहे थे तो गॉल स्टोन का अनदर नेम इज कोलेलिथियासिस। तो इसका मतलब क्या है? ये जो लिथियासिस है दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये स्टोन अगर हमारे किडनी पे रहते हैं तो उसको कहते हैं हम नेफ्रोलिथियासिस। अगर वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब यूरिनरी ब्लडर पे आ जाते हैं, या फिर वो हमारे जो यूरेटर है, यूरेटर पे आके जब अटक जाते हैं तो उस सिचुएशन को कहा जाते हैं यूरोलिथियासिस। अब बात ये है कि ये किडनी स्टोन या फिर रेनल कैल्क्यूली क्यों होते हैं? बेसिकली ये जो रेनल कैल्क्यूली होते हैं इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज लेस वाटर कंजम्पशन। जब हमारी बॉडी में कुछ फिल्ट्रेशन होते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत है, लेकिन जब हमारे बॉडी में वाटर कंजम्पशन उतना ज्यादा नहीं है तो वाटर कंजम्पशन नहीं होने की वजह से फर्स्ट एक सिम्टम देखा जाते हैं, दैट इज द लेस यूरिनेशन। हमारे पूरे दिन में हमारे यूरिनेशन का आर्ज जितना आते हैं उससे कम हो जाते हैं। ठीक है, उतना ज्यादा यूरिन हमारे बॉडी से नहीं निकालते हैं, और इसके बाद क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। यूरिन का जो लिक्विड मीडियम है वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो जब कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाते हैं मतलब उसका जो कलर है वो डार्क येलो हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो और बहुत ज्यादा आपको यूरिन आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपकी यूरिन का जो कलर है वो ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का होता है, नॉर्मल पानी जैसा ही कलर होते हैं, क्योंकि
जितना ज्यादा आप पानी पी रहे हो, जितना ज्यादा आप यूरिनेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ हर एक बार आप जब यूरिन सिक्रेशन होते हैं आपके बॉडी से, तो हर एक बार कुछ कुछ वेस्ट आपके यूरिन से निकल जाते हैं। तो उसमें आपके बॉडी पे या फिर आपके किडनी के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आते हैं। लेकिन जब आप पानी नहीं पी रहे हो या फिर आपकी यूरिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी पे जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल्स हमारे सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हो गया, उसका वो जम गया है। तो वो सारे सॉलिड हो जाने के बाद वो स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टोन फॉर्मेशन में क्या होते हैं, जब ये स्टोन फॉर्मेशन करते हैं तो हो सकता है कि ये जो स्टोन है, ये स्टोन हमारे किडनी पे यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जम गया है ये स्टोन। कलर को थोड़ा ब्राइट कर रही हूँ मैं। ये स्टोन जो है, ये स्टोन हमारे किडनी पे यहाँ पे हो गया है। ये थोड़ा व्हाइट कलर का होते हैं, ये स्टोन जो है व्हाइट कलर का होते हैं। अब ये स्टोन अगर हमारे किडनी पे है, किडनी से साथ साथ ये जो यूरेटर है, यूरेटर पे आके जब अटक जाते हैं तो उस पे क्या होगा, आप पानी पी रहे हो, लेकिन ये यूरेटर के थ्रू वो स्टोन पास नहीं कर रहा है। और स्टोन जब ये यूरेटर में, जब ये यूरेटर है और इस यूरेटर के एकदम ओपनिंग पे जब ये स्टोन अटक गया, आप इसमें वाटर डाल रहे हो लेकिन वाटर पास नहीं कर रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर पे, तो क्या होगा, आपकी किडनी, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इन्फ्लेम हो जाएगा और भी ज्यादा इसका शेप जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर भर रहा है। आपके बॉडी पे जो भी वाटर है वो सारा जाके आपके किडनी पे जम रहा है, लेकिन वो वाटर निकाल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टोन। इसीलिए हमारी किडनी का हेल्थ को अगर प्रॉपर रखना है, हमारे बॉडी का जो फिल्ट्रेशन है उसको अगर प्रॉपर रखना है, तो फर्स्ट हमें जो चीज के ऊपर ध्यान देना है दैट इज द प्रॉपर वाटर कंजम्पशन, ठीक है। जितना ज्यादा हम वाटर कंज्यूम करेंगे उतना ही ये फ्लो ठीक से रहेगा। और ये जो स्टोन फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि पहले ही ये स्टोन इतना सा बड़ा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये बस इतना छोटा सा रहता है। तो आप सोचिए अगर ये आपकी किडनी पे एक छोटा सा स्टोन हो गया, और ये छोटा सा स्टोन जब आप वाटर आपके किडनी पे आए तो उस वाटर के साथ साथ ये स्टोन भी आपके यूरेटर पे आ गए, लेकिन वाटर पास करने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है। तो जब आपके यूरेटर के थ्रू वाटर पास कर रहा है, मतलब आपके यूरेटर के थ्रू जब यूरिन पास कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये स्टोन भी नीचे आ जाते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाते हैं और अल्टीमेटली आपके यूरिन ट्रैक्ट के थ्रू आपके बॉडी से निकल आ जाते हैं। ओके, सो दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू टेक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट रेनल स्टोन। ओके, अब जब रेनल स्टोन को हम प्रिवेंट नहीं करते हैं, उसके आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। ये रेनल स्टोन का और कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम ये जो वाटर कंजम्पशन, जब लेस वाटर कंजम्पशन होते हैं तो उसका कुछ फैक्टर्स होते हैं। कैसा फैक्टर, अगर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, ठीक है, यूजुअली जो लोग बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में काम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा धूप में उनको खड़े रहना पड़ता है, तो उनके बॉडी में ना वाटर ऐसे ही पसीना से उनके बॉडी से वाटर निकल जाते हैं। ओके, सो उस टाइम पे अगर वाटर कंजम्पशन वो प्रॉपर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली किडनी पे वो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स है, वो जाके जमा होगा, क्योंकि उसको क्लियर आउट करने के लिए हमारे बॉडी में उतना ज्यादा वाटर नहीं है। उस सिचुएशन पे किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे कुछ फूड हैबिट की वजह से भी किडनी स्टोन होते हैं। फूड हैबिट्स की वजह से, ये फूड हैबिट में क्या होते हैं, हम ऐसा कुछ फूड लेते हैं जिस फूड के वजह से
हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है, फर्स्ट अगर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ साथ हम अगर बहुत ज्यादा ऑक्सलेट रिच फूड लेते हैं, ऑक्सलेट रिच फूड कहाँ पे रहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑक्सलेट रिच फूड बहुत ज्यादा रहता है। तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पहले अच्छी तरह से सोक करना है, पानी में भिगो के रखना है, फिर उसका पानी निचोड़ के फिर हम उसको ले सकते हैं। तो उस पर क्या होता है, ऑक्सलेट खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको नहीं करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा एनिमल फूड लेते हैं, एनिमल फूड में हमें क्या मिलता है, प्यूरिन मिलता है, ठीक है। ये प्यूरिन हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को ज्यादा कर देते हैं। तो ये दोनों कारण की वजह से हमारे बॉडी में दो टाइप का स्टोन देखा जाते हैं। एक आते हैं ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट रिच स्टोन, और एक होते हैं यूरिक एसिड रिच स्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे डाइट कैसा है। किसी किसी लोगों का अगर कुछ हेरिडिटी है, उनका किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर का अगर कुछ हेरिडिटी है तो उनके लिए भी हो सकते हैं। अगर किसी का कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो गए, जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे दो विटामिन का अगर डेफिशिएंसी हो जाते हैं तभी भी ये किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकते हैं हमारे बॉडी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब हम ये किडनी स्टोन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, अगर जब हमारे बॉडी पे किडनी स्टोन फॉर्मेशन होना अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हम उतना ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है, उसके आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। वो कैसा कॉम्प्लिकेशन, उसके आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं वो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक्यूट होते हैं, मतलब सडनली वो हो जाते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कुछ दिन तक रहता है, फिर ठीक हो जाते हैं। और नेक्स्ट होते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन मींस जो बहुत दिन तक उसका जो इफेक्ट है, जो बैड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो बहुत दिन तक रहता है, उसको कहते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो यूजुअली हम जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे किडनी का, दैट इज द क्रॉनिक नेफ्राइटिस और एक्यूट नेफ्राइटिस, हाँ, किडनी फेलियर, इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस, ये सब के बारे में हम जानेंगे, ओके। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्यूट एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस। सो ये जो एक्यूट एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस होते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी डिसऑर्डर जो होते हैं, AKD, जो इंजरी होते हैं उसको कहते हैं AKI, और एक्यूट किडनी डिजीज अगर है तो उसका नाम है AKD। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, AKD, तो AKD, ठीक है। ये AKD पे क्या होते हैं, ये जो एक्यूट क्रॉनिक नेफ्राइटिस जो होते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी नेफ्राइटिस में यूजुअली ये देखा जाते हैं कि जब हमारे किडनी थोड़ा सा भी अफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे कारण उसका हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कुछ डिजीज की वजह से हो सकता है, कभी कभी कुछ हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ मेडिसिन या फिर कुछ इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस, इसकी वजह से, या फिर हमारे किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी में अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमारे में एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है, ठीक है। ये एक्यूट किडनी डिजीज के बाद जब इस एक्यूट किडनी डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाते हैं तब हो जाते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर CKD। अब एक्यूट किडनी डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ कि नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। बेसिकली क्या होते हैं कि एक्यूट किडनी डिजीज का कुछ सिम्टम्स होते हैं,
जो कि ऑब्वियसली हम रूटीन चेकअप के बाद ही जान पाएंगे। इसीलिए यूजुअली डॉक्टर्स या फिर हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर लाइक 6 months, आफ्टर एवरी 6 months और आफ्टर लाइक वंस अ ईयर आपको एक बार रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। हम सभी को एक बार रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। हमारे फुल बॉडी एक रूटीन चेकअप करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट इंक्लूडेड रखना है। ओके, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये जो एक्यूट किडनी डिजीज है, एक्यूट किडनी डिजीज का कुछ सिम्टम्स रहता है, जैसे कि हमारे हार्ट प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर अचानक से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। हमारे जो पर्सपिरेशन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हम कुछ भी काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग होने लगता है, बहुत ज्यादा ब्रीथ करते हैं हम। जो काम पहले मैं उतना नॉर्मली करती थी, लेकिन अब वो सेम काम करने के बाद मेरा ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो गया है, मतलब मेरा हार्ट रेट बढ़ गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, इसके साथ साथ और क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं है, बहुत वीक लग रहा है, हाथ और या फिर पैर में सूजन आ रहा है, उसमें इडीमा हो रहा है। ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वोलन लेग्स, स्वोलन हैंड्स एंड फीट हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। हाँ, ये नॉर्मल सिम्टम्स से ही हमें इंडिकेट करते हैं कि मेरा किडनी डिजीज का चांसेस है। तो उसी सिचुएशन पे ही हमें हमारा रूटीन चेकअप करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीकेडी या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज। बेसिकली जब ये एक्यूट किडनी डिजीज को जब हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन पे सीकेडी होते हैं या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज होते हैं। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज पे एक्चुअली हमारे यूरिन के साथ साथ यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड भी निकल आते हैं। बहुत ज्यादा यूरिया कंसेंट्रेशन, हमारे यूरिन में यूरिया कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड स्पेशली ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होते हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं ना, जैसे कि डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इन 3 डिजीज में ही हम मेडिसिन लेते हैं। और ये 3 डिजीज भी हमारे किडनी को अफेक्ट करते हैं। वो डायबिटीज हो, मतलब वो टाइप 2 डायबिटीज हो, वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई प्रेशर हो, ये 3 प्रॉब्लम हमारी किडनी को बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट, तो मैंने बताया कि किडनी स्टोन क्या है। जब ये एक्यूट और क्रॉनिक, ये सीकेडी और एकेडी जब हो जाते हैं तो उस सिचुएशन पे हमारे और कुछ सिम्टम्स देखा जाते हैं। ठीक है, और क्या सिम्टम्स देखा जाते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होते हैं कि बेसिकली हमारे जो किडनी है वो किडनी बहुत ज्यादा वाटर को रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर। ये हमारा जो किडनी है, हमारे किडनी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो जाते हैं, और ये वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होते हैं, ये जो यूरेटर है, यूरेटर भी वाटर को रिटेन करने लगते हैं। और जब किडनी का कैपेसिटी खत्म हो जाते हैं तो हमारे बॉडी पे जगह जगह पे, हमारे सेल पे वो वाटर जमने लगता है, और इसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होती है, जिसमें एक्चुअली पोटेशियम रहता है, उसका कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं। सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है उसमें भी सोडियम कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पूरा बॉडी फुल जाते हैं, इडिमा हो जाते हैं या फिर वाटर रिटेंशन होते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें जो करना चाहिए वो है हमारे प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना। क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, एक्यूट किडनी डिजीज हो या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, उस सारे सिचुएशन पे हमें प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमारे बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि किडनी में या फिर हमारे पूरे बॉडी में
बहुत ज़्यादा अनएब्जॉर्ब्ड इनडाइजेस्टेड प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं, और वो यूरिक एसिड जाके हमारे गाउट भी हो सकते हैं, हमारे यूरिन के थ्रू भी निकल सकते हैं और हमारे किडनी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिचुएशन को भी जब हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आते हैं, ये तो हाँ, उसके बाद जो प्रॉब्लम आते हैं दैट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होते हैं? बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये जो हमारी किडनी है, किडनी में इस जगह पे छोटे छोटे करके कुछ ब्लड वेसल्स रहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसमें एक्चुअली हम किडनी में जब हम छोटे थे तब हम पढ़े थे कि किडनी में दो टाइप होते हैं, मतलब नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है, एक होते हैं बाउमेन कैप्सूल और एक होते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस होते हैं वो जो ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वेसल है ये है ग्लोमेरुलस। तो वो ग्लोमेरुलस या फिर ब्लड वेसल पे जब इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो भी मेडिकल टर्म उसके पीछे अगर आइटिस, टाइटिस ये वर्ड होते हैं तो वो बेसिकली इंडिकेटिंग द इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उस सिचुएशन पे क्या होता है, हमारे जो जीएफआर होते हैं, मतलब ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर या फिर ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाते हैं क्योंकि वहां से कोई भी वेस्ट मटेरियल्स निकल नहीं रहा है। इफ इट इज लेस देन 30, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 30 ml per hour, देन हमारे बॉडी में ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं, मतलब सारे वेस्ट मटेरियल्स जाके हमारे ब्लड वेसल में जमा होते हैं, मतलब ये ग्लोमेरुलस में जमा होते हैं और उसको इन्फ्लेम कर देते हैं, उसमें पेन होते हैं, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मतलब द सिचुएशन दैट कैन नॉट बी क्योरेबल एक्चुअली, दैट इज द किडनी फेलियर। अब ये जो किडनी फेलियर है, ये किडनी फेलियर बहुत टाइप का होता है। एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है कि अचानक से आपके बॉडी में कोई इंजरी आ गया, या फिर आप कुछ सिचुएशन में अचानक बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गए हैं तो हमारे किडनी में एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहते हैं? अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है, जस्ट अ सेकंड, ये एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं हमारे किडनी के ठीक ऊपर वाला हिस्सा में, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड रहता है। ये जो किडनी एक राजमा बीन जैसा होता है और इसके ठीक ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली हमारे हर एक मूड को कंट्रोल करते हैं। इससे जो हार्मोन्स निकालते हैं, ये हार्मोन्स बेसिकली हमारे हर एक मूड को कंट्रोल करते हैं। तो अगर अचानक से हम बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कुछ इंजरी आया है या फिर आपके रिलेटिव को कुछ हुआ है, कुछ भी चीज के वजह से अगर आप बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं और ये ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे थोड़ी देर के लिए वो किडनी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, किडनी तब काम नहीं करते हैं, इसको कहते हैं रेनल फेलियर। अगर वो थोड़ा सा भी टाइम के लिए होते हैं, सो दैट इज बेसिकली नोन एज द एक्यूट रेनल फेलियर। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी काम करना छोड़ देते हैं
या फिर आपके पहले जो प्रॉब्लम हुआ है, आपके किडनी स्टोन, एक्यूट नेफ्राइटिस हुआ है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस हुआ है, या फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुआ है, तो उसकी वजह से किडनी ऑलरेडी वीक था, उस सिचुएशन की वजह से होते हैं हमारे क्रॉनिक किडनी फेलियर। इस क्रॉनिक किडनी फेलियर में यूजुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी पे ना और कुछ भी फिल्ट्रेशन नहीं होते हैं, किडनी बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी पे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको तो हम ऐसे ही हमारे बॉडी पे जमा करके नहीं रख सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ भी निकाल नहीं रहा है, अगर हमारे यूरिन स्टॉप हो गया है, यूरिन स्टॉप होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू ही हमारे बॉडी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स निकालते हैं। तो किडनी अगर काम करना बंद कर देते हैं मतलब हमारे यूरिन स्टॉप हो जाते हैं। तो अगर यूरिन स्टॉप हो जाते हैं मतलब सारे जो भी बैड मटेरियल्स है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और वो जाके हमारे हर एक ऑर्गन को डैमेज करेगा। हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा, वाटर रिटेंशन की वजह से हमारे ब्रेन डेथ हो सकता है, हम कोमा पे भी जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया जाते हैं दैट इज डायलिसिस और डायलिसिस। ये डायलिसिस में क्या होते हैं, डायलिसिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल मेथड टू ड्रेन आउट ऑल योर एक्सेस वाटर, एक्सेस ब्लड और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और मे बी द टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको हमारे बॉडी से निकालने के लिए जो प्रोसीड्योर अडॉप्ट किया जाते हैं उसको कहते हैं डायलिसिस। ये डायलिसिस में क्या होते हैं, डायलिसिस में बेसिकली एक पाइप को फिट किया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे किडनी के साथ वो फिट किया जाते हैं और इसके थ्रू पूरे बॉडी में हमारे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाते हैं। डायलिसिस का एक एडवांटेज होते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, पोटेशियम कंटेंट कम हो जाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, वो लो भी नहीं होता है, हाई भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग एक्चुअली डायलिसिस लेते हैं तो उन लोगों का देखा गया है कि उनके साइकोलॉजिकल कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जाके एक हफ्ते में एक बार, महीनों में एक बार जाके वो मशीन लगा के डायलिसिस करना। ठीक है, और किडनी पेशेंट के लिए खाने में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, सब खाना वो नहीं भी खा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट डायलिसिस का जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी बॉडी पे रैशेस आना या फिर इचिंग होना, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायलिसिस में। सो बेसिकली दो टाइप का डायलिसिस होते हैं, एक होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होते हैं हेमोडायलिसिस। ये दो टाइप का डायलिसिस यूजुअली हॉस्पिटल में किया जाते हैं। हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारे बॉडी पे वो एक्सेस मटेरियल्स निकल जाते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं एक्चुअली हमारे बॉडी पे एक मतलब हमारे बॉडी के अंदर ही ब्लड प्यूरिफिकेशन होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से निकल जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड मच अबाउट द टाइप ऑफ डायलिसिस, क्योंकि वो पूरा टेक्निकल चीज है, वहाँ पे हम मतलब न्यूट्रिशनिस्ट का कोई काम नहीं है। फिर भी ये आपके नॉलेज के लिए आपको ये दो टाइप जो है इसका नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होता है कि ये दो टाइप का डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस तब भी होते हैं जब हमारे किडनी 95% तक काम करना बंद कर देते हैं, तब भी डायलिसिस होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारे बॉडी पे दो किडनी रहता है, तो अगर हमारे एक किडनी फेलियर हो भी जाते हैं तो और एक किडनी वो काम करते हैं। हाँ, काम का जो तरीका है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि जितना ज्यादा दो किडनी एक साथ मिलकर हमारे बॉडी को जितना ज्यादा फिल्टर आउट कर सकते हैं वो एक किडनी नहीं कर सकते, नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमारे किडनी के ऊपर प्रेशर कम देना है, राइट। बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड या फिर प्यूरिन रिच फूड ये हमें कम लेना है। उसके आगे जब डायलिसिस होता है तो डायलिसिस में भी जब पेशेंट मतलब उसका क्योर नहीं होते हैं तब जाके होते हैं ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर
रेनल ट्रांसप्लांटेशन। ये रेनल ट्रांसप्लांटेशन या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होते हैं, बेसिकली और एक डोनर किडनी डोनर के बॉडी से जो उसका कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैच करवाना है, ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो उस टाइम पे जो होते हैं और एक डोनर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ना एक साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। ये साइड इफेक्ट्स कैसा है कि इनिशियल स्टेज में तो वो बहुत ठीक ठाक ही रहता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, एक नॉर्मल किडनी उनके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाते हैं तो हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल काम करने लगता है। लेकिन ये हो भी सकता है कि जिस डोनर के थ्रू मेरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, मतलब जिस डोनर के थ्रू मेरा किडनी आए हैं, उनके जो डीएनए और मेरा डीएनए सेम नहीं है। उनके बॉडी में जो मैकेनिज्म और मेरे बॉडी में मेरा बॉडी का मैकेनिज्म सेम नहीं है। तो कुछ सालों बाद हो सकता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं। सो इसीलिए जो लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं उन लोगों के लिए भी एक प्रॉपर चेकअप की जरूरत है, ताकि हमारे बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जानना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज ये हो भी सकता है कि कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ एंटीबॉडी जो कि उस डोनर के बॉडी पे है लेकिन मेरी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर से हमारी किडनी काम करना बंद कर सकते हैं। सो इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट ऑप्शन, ठीक है। उसके पहले हमें देखना है कि कैसे हम हमारे डाइट के थ्रू इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया कि डाइट में फर्स्ट हमें जो ध्यान पे रखना है कि वाटर कंजम्पशन। नेक्स्ट है कि पोटेशियम रिच फूड को किडनी पेशेंट के लिए कम करना जरूरी है। इतने इसके पहले हम जो भी डिजीज पढ़ रहे थे उसमें पोटेशियम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अभी किडनी पेशेंट के लिए पोटेशियम का एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जिनके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया है, मतलब एक्यूट नेफ्राइटिस में या फिर क्रॉनिक नेफ्राइटिस में हमारे बॉडी पे वाटर रिटेंशन हो जाते हैं, उस सिचुएशन में हमें वाटर तो नहीं लेना है, दैट इज ओके। वाटर के साथ साथ ऐसे जो फूड होते हैं जिस फूड में वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, इनफैक्ट अभी समर सीजन में सभी फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, तो वो टाइप ऑफ फूड को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है नेफ्राइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इसीलिए मतलब किडनी पेशेंट का जो डाइट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। यूजुअली हम ऐसे ही किसी को डाइट नहीं सजेस्ट कर सकते या फिर ऐसे ही किसी को कुछ सप्लीमेंट्स या फिर कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि जो पेशेंट मतलब किडनी डिसऑर्डर उनका हुआ है, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो स्टेज है वो स्टेज कैसा है, क्या क्या मेडिसिन चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके ऊपर बेस करके उनके बॉडी में कितना वाटर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, वाटर रिटेंशन कितना हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके उनका डाइट किया जाता है कि उनको कितना वाटर रिच फूड दिया जा सकता है। चाय, कॉफी, मिल्क, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस या फिर सूप या फिर जो ग्रेवीज होते हैं, मतलब खाना पकाने के बाद खाने का जो ग्रेवी होते हैं, वो जो कड़ी होते हैं, वो सारे चीज अवॉइड करना जरूरी होते हैं किडनी पेशेंट के लिए जिनका वाटर रिटेंशन हुआ है। सो इसीलिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ही हम नहीं जाएंगे अगर हम पहले से ही हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। और किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पानी पीना और इसके साथ साथ नॉर्मल डाइट रखना। हमारे डेली रूटीन में जो नॉर्मल डाइट होते हैं वो नॉर्मल डाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? बोलिए। वो डिपेंड करते हैं, मतलब अगर किसी का किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए हैं तो वो डिपेंड करते हैं उनके बॉडी में कितना वाटर रिटेंशन हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके उनको पानी पीना चाहिए। कभी कभी हो सकता है 500 ओनली हाफ लीटर पानी
पूरे दिन में रिक्वायरमेंट रहता है या फिर 800 ml, तो ये डिपेंड करते हैं कि उनके मतलब बॉडी का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर, ठीक है। वो ऐसे ही चेकअप करवाना है कि किडनी पेशेंट के लिए ऐसे ही कुछ भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता, वो एक प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए। नॉर्मल पेशेंट के लिए तो जैसे कि हम वाटर रिक्वायरमेंट है मिनिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर हमें रोजाना पीना है, ठीक है। हम एक सीधा कैलकुलेशन है, हमारे जितना बॉडी वेट है उसके साथ 50 to 60 ml मल्टीप्लाई करना है इनटू बॉडी वेट, वो हमारा नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर मेरा बॉडी वेट 50 kg है तो 50 kg के साथ अगर मैं 60 ml पानी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा वाटर रिक्वायरमेंट पूरे दिन में होगा 3000 ml, मतलब 3 लीटर। ओके, दैट इज माय नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे। ओके, अगर मेरे बॉडी पे डिहाइड्रेशन हो जाते हैं तो इससे ज्यादा करना है, लेकिन कभी भी इससे कम नहीं पीना है, ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए। यूरिन लीकेज जो होते हैं, बेसिकली यूरिनरी ब्लडर जो है, यूरिनरी ब्लडर तो एक मसल है, मसल के साथ जो स्फिंक्टर रहते हैं हमारे यूरिनरी ब्लडर के नीचे जो स्फिंक्टर रहते हैं, वो स्फिंक्टर भी एक मसल है, ठीक है। ये स्फिंक्टर मसल का इलास्टिसिटी अगर कम हो जाए तो स्फिंक्टर क्या करते हैं, उतना ज्यादा अगर थोड़ा सा भी प्रेशर ये यूरिनरी ब्लडर के थ्रू ये स्फिंक्टर पे आते हैं तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है नीचे की तरफ और यूरिन सिक्रेशन होने लगता है। सॉरी, और ये बेसिकली एज के साथ साथ होता है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं या फिर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होते हैं, जिनका बहुत टेंशन पे होते हैं ऑलवेज, अगर जिनका प्रोटीन कंटेंट बॉडी पे प्रॉपर नहीं है, डाइट पे प्रॉपर प्रोटीन डाइट वो नहीं लेते हैं, तो उनके लिए ये स्फिंक्टर मसल का जो इलास्टिसिटी है ये कम हो जाते हैं और इसी वजह से ऑटोमेटिकली मतलब थोड़ा सा भी अगर मुझे यूरिन का आ जाए तो वो हो जाता है। अगर मैं तुरंत वॉशरूम नहीं जाती हूँ तो ऐसे ही मेरा यूरिन निकल आते हैं। ओके, डाइट नहीं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि उनके प्रोटीन बेस्ड डाइट वो लेना है। अगर बहुत ज्यादा उनके डाइट में फास्ट फूड, फैटी फूड ये जो है इसको कम करना है। और एज के साथ साथ ये होता ही है, मतलब ये जो स्फिंक्टर मसल का जो इलास्टिसिटी जो कम हो जाते हैं ये मेनली हमारे एज के साथ साथ भी होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जितना एज होते हैं हमारे मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये स्फिंक्टर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज भी होते हैं, उसको भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जब वो करेंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसमें डाइट एज सच कुछ नहीं होते हैं, मेनली हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना पड़ेगा और फैटी फूड या फिर बहुत ज्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड ये रेस्ट्रिक्ट करना है। ऑलराइट, और किसी का कुछ डाउट्स है? और किसी का कुछ डाउट्स है तो बता सकते हैं। देखिए, हर एक न्यूट्रिएंट्स का मतलब हर एक फूड का एक एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। पपाया में बेसिकली बहुत ज्यादा फाइबर रहता है, विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ और एक न्यूट्रिएंट्स का इंटरेक्शन में वो पॉइजन नहीं है, रादर वो इंटरेक्शन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो काम नहीं आते हैं, सो इसीलिए वो बोला जाता है कि उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अदरवाइज इसका वैसे कुछ बात नहीं है। वो बेसिकली ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है, अगर हम पपाया के साथ अगर करेला लेते हैं तो वो हमारे बॉडी पे वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि करेला होते हैं बहुत ज्यादा मतलब बीटर टेस्ट होते हैं उसका, तो एक एसिडिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और जब एसिडिक रिएक्शन होते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से ये हमारे डेथ भी हो सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ये तो आप सभी को पता है। एक्सेसिव अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन डेथ हो सकता है। ओके, सो इसीलिए ये मना किया जाते हैं। ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि स्टोन तो जैसे कि स्टोन तो आपको एक टाइम में ही बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाते हैं, स्टोन का कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये स्टोन का जो स्टेप होते हैं, जैसे कि पहले बहुत छोटा सा स्टोन रहता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो स्टोन होते हैं, स्टोन का स्टेप अगर बहुत छोटा सा है तो अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको वो यूरिन के साथ वो स्टोन आपके बॉडी से निकल आएगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपके खाने के ऊपर मतलब आपके जो वाटर कंजम्पशन है उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे वो सारे जो भी सॉलिड मटेरियल्स है वो सारे वो स्टोन पे जाके अटक जाएगा, और धीरे धीरे उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसको पहले हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करना है मतलब उसको क्या करना है, पानी से उसको निकालना, धो डालना है उसको। अगर ये स्टोन हमारे यूरिक एसिड के थ्रू हुआ है तो उसमें हमें कोई भी ऐसे सीरियल फूड्स ये सब नहीं लेना है। ठीक है, नट्स नहीं लेना है, प्रोटीन रिच फूड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है अगर ये स्टोन यूरिक एसिड से बना हुआ है तो। यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं मेनली जो देखा जाता है ये कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन इज वेरी मच कॉमन। किडनी स्टोन में जो स्टोन देखा जाते हैं वो कैल्शियम स्टोन ही होते हैं। तो कैल्शियम स्टोन में हमें मेनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो रॉ फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स भी नहीं, बेसिकली द रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कि डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी खाना आप बोल रहे हैं वो खाना खाने से ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टोन का एक टाइप होते हैं, उसका एक नेचर होते हैं। जो भी फूड है वो एसिडिक फूड अगर है तो अगर आपके स्टोन यूरिक एसिड के हिसाब से हैं तो वो निकल नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपके कैल्शियम रिच माने कैल्शियम स्टोन है बॉडी पे तो अगर हम एसिडिक फूड बंद कर देते हैं और पूरा अल्कलाइन फूड लेते हैं तो उसमें हमारे स्टोन थोड़ा सा मेल्ट हो सकता है। स्टोन पे मतलब ये रेनल स्टोन पे बहुत अच्छा काम आते हैं बेसिल लीव्स, तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत अच्छी तरह से काम आते हैं। लेकिन ये भी देखना है कि स्टोन का एक्चुअली कितना उसका शेप कैसा है, वो कितना बड़ा है और कितने दिनों से ये स्टोन फॉर्मेशन हुआ है। स्टोन फॉर्मेशन मेनली होते हैं जब हमारे क्या होता है, एक तो हम वाटर कंजम्पशन नहीं करते हैं, सेकंड होते हैं कि मेरा यूरिन आ रहा है लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं रास्ते पे हूँ या फिर क्लास कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको चाप दे रही हूँ, वो यूरिन, मैं वॉशरूम नहीं जा रही हूँ। तो वो करते करते बहुत देर तक अगर मैं यूरिन नहीं जाती हूँ, यूरिन पास नहीं करती हूँ तो उसके वजह से भी वो सॉलिड जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सॉलिड मटेरियल्स जम के स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। ओके, और
ये नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम हमारे किडनी से तो बड़ा नहीं होगा, ये नहीं बोला जा सकता कि मैक्सिमम कितना बड़ा होगा। दैट इज नॉट लाइक दैट कैन नॉट बी सेड। काम करेगा। काम करेगा। गॉल ब्लैडर और किडनी ये दोनों पूरा अलग होते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं किडनी के जैसा, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो वो धीरे धीरे डैमेज हो सकता है, मतलब वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओके। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाने का तरीका ठीक है तो उस पर वो स्टोन धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, हमारे गॉल ब्लैडर फिर से हेल्दी हो सकता है। दो जगह नहीं, दो जगह पे ही होते हैं, वो जाके हमारी यूरिनरी ब्लैडर पे जब जमा होता है तो उसको यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोन कहते हैं, यूरिनरी स्टोन कहते हैं उसको। लेकिन मेनली ये दो जगह पे ही ये स्टोन फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि इस दो जगह से ही बॉडी का फिल्ट्रेशन होते हैं, लीवर से भी होता है और किडनी से भी होते हैं, इसीलिए। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट्स? Okay, if there is no question then we can end up this class, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट और एक टॉपिक के बारे में, और जितना भी हुआ है आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम फिर से एक एग्जाम ले लेंगे, रिवीजन क्लास भी होगा और उसके साथ हम एग्जाम भी लेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। अपलोड तो मैं तो नहीं करती हूँ अपलोड, लेकिन वो हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो वो हो जाएगा, आई गेस वो हो जाना चाहिए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस ऑलमोस्ट एक हफ्ता तक हो गया है उसका, हो जाना चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं, नेक्स्ट जो इंटरनल एग्जाम होगा वो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम है वही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये पहला वाला एग्जाम कवर अप नहीं होगा। अभी तक तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो एग्जाम फिर से लेने का तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। और कुछ किसी का क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, फिर आज के लिए ये क्लास हम एंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।